गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आप सभी का बीटी क्लासेस में स्वागत है। अगर आप सभी लोग मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस चैनल से जुड़ सकें। चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बिहार पीसीएस 2016 का पार्ट 3, जिसे आज हम सॉल्व करवाएंगे। इसके बाद हम आप लोगों को उत्तराखंड पीसीएस का प्रीवियस ईयर में पूछे गए अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करवाएंगे। हम बिहार पीसीएस क्वेश्चन को सॉल्व करवाना बंद करेंगे और उत्तराखंड पीसीएस का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवाना कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस अप्रैल को है। अभी बिहार पीसीएस का एग्जाम डेट नहीं आया है, तो इसलिए हम पहले आप लोगों को उत्तराखंड पीसीएस का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवाएंगे ताकि आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। ऐसे अनसॉल्व पेपर और ला से जानकारी पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें ताकि सभी लोगों को मेरी ये क्लासेस मिल सके। चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम आप लोगों को 2016 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करवाया, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में सॉल्व करवाया। आज हम इसका पार्ट 3 सॉल्व करवाएंगे। चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन 101 क्या कहता है, देखते हैं। प्रत्येक वचन का प्रत्येक समवर्ग जो एक दूसरे के प्रत्येक वचन और ऐसे वचनों का प्रत्येक समवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो कहलाता है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा, एक करार कहलाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है। शुभकृत की संसूचना, जो शुभकृत की संसूचना होती है प्रतिगिरिता के विरुद्ध पूर्ण होती है। जो हमारा शुभकृत होता है उसकी जो संसूचना होती है वह प्रतिगिरिता के विरुद्ध कब पूर्ण होती है, यह हमारा क्वेश्चन है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा, जब यह प्रस्तावक की जानकारी में आ जाती है। जब यह जो है प्रस्तावक की जानकारी में आ जाती है तब शुभकृत की संसूचना प्रतिगिरिता के विरुद्ध पूर्ण मानी जाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है। टेंडर है, तो जो हमारा टेंडर होता है वह प्रस्ताव के लिए एक ऑप्शन नंबर बी है वह राइट हो जाएगा, टेंडर प्रस्ताव के लिए एक आमंत्रण होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 104 क्या कहता है। विवाह अवरोधित करार होता है, जो विवाह अवरोधित करार होता है वह शून्य होता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 एक प्रस्ताव को वचन में परिवर्तित करने के लिए
एक प्रस्ताव है उसको वचन में परिवर्तित करने के लिए शुभकृत पूर्ण और बिना किसी शर्त के होनी चाहिए। जो प्रस्ताव की शुभकृत होती है वह पूर्ण होनी चाहिए और बिना किसी शर्त के होनी चाहिए, बिना किसी कंडीशन ना की गई हो। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। प्रस्तावक द्वारा एक प्रस्ताव वापस लिया जा सकता है। प्रस्तावक द्वारा एक प्रस्ताव जो है वापस लिया जा सकता है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। हमारे जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ऊपर, उन सभी के माध्यम से जो है प्रस्तावक द्वारा एक प्रस्ताव को वापस लिया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपयुक्त जो सभी है उसके माध्यम से प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव वापस लिया जा सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 और देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? तो हमारा जो ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। सभी करार संविदा होती है। जो सभी करार होते हैं वह संविदा होते हैं यदि वे सक्षम पक्षकारों के बीच स्वतंत्र सहमति से विधिमान प्रतिफल और उद्देश्य से गठित होती है और विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से शून्य करार घोषित ना हो। जिसे विधि द्वारा जो है शून्य घोषित ना किया गया हो और जो सक्षम पक्षकारों के बीच में जो है स्वतंत्र सहमति से विद्यमान हो और उसका प्रतिफल जो है वह विद्यमान हो और उद्देश्य भी विधिपूर्ण हो। तो ऐसी सभी करार जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन 108 क्या कहता है। आरंभ में एक वैध संविदा जो कुछ अदृश्य कारणों के हस्तक्षेप के कारण ऐसी संविदा, आरंभ में एक वैध संविदा जो कुछ अदृश्य कारणों के हस्तक्षेप के कारण परिवर्तनीय नहीं हो पाती, ऐसी संविदा क्या होगी? ऐसी जो संविदा होगी वह विद्यमान बनी रहेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। जिस समय से उसका प्रवर्तन नहीं किया जा सकता शून्य करार दी जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 109। भारतीय विधि में पद्म करार या बाजी करार क्या होता है? जो भारतीय विधि में पद्म करार होता है जिसे बाजी करार भी कहते हैं, तो वह जो है शून्य माना जाता है। भारतीय विधि में बाजी करार शून्य माना जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन भी है वह राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहता है। एक व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति का सम्मान पाता है और
उसे अपनी अभिरक्षा में रखता है, उसका दायित्व उसी प्रकार होगा जैसे एक किसका होता है। कोई व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति का सामान पाता है और उसे अपनी अभिरक्षा में कस्टडी में रख लेता है, तो उसका दायित्व क्या होगा? तो जो उसका दायित्व होगा वह उपनिहिती का होता है, वैसे ही उसका दायित्व होगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वह राइट हो जाएगा। उसका दायित्व उपनिहिती की भांति होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। संविदा विधि के अंतर्गत एक अभिकरण समाप्त हो जाती है। संविदा विधि के अंतर्गत जो है एक अभिकरण समाप्त हो जाती है जब कब जो है एक एजेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट विधि के अंतर्गत, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंतर्गत समाप्त हो जाती है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। उपयुक्त सभी स्वामी अपना अधिकार अगर वापस ले लेता है या स्वामी या अभिकर्ता में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, या जो स्वामी है वह दिवालिया घोषित हो जाता है, तो जो है कोई एजेंसी है वह समाप्त हो जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है? प्रत्याभूत संविदा के अंतर्गत जमानतकर्ता का दायित्व होता है। जो प्रत्याभूत संविदा होती है उसके अंतर्गत जो है जो जमानतकर्ता होता है उसका क्या दायित्व होता है? मुख्य ऋणदाता के साथ समविस्तृण होता है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। ए 5,000 रुपए का एक जो घोड़ा है 1,000 रुपए में बी को बेचने के लिए करार करता है। ए ने करार के लिए अपनी स्वीकृति स्वतंत्र रूप से दे दी है। यह करार है तो यह करार जो है एक संविदा है। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 और हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है? सामान्य प्रस्ताव से संबंधित कौन सा प्रसिद्ध वाद है? जो सामान्य प्रस्ताव है उससे संबंधित वाद को बताना है। तो जो कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, कार्लिल बनाम कार्बोलिक बाल कंपनी जो है संबंधित है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 115 क्या कहता है? स्वतंत्र सहमत स्वतंत्र तब कही जाएगी जब वह प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट, दुर्व्यपदेशन और भूल से प्रभावित नहीं है। स्वतंत्र सहमत तब कही जाएगी जब वह प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट, दुर्व्यपदेशन और भूल से प्रभावित नहीं है। स्वतंत्र सहमति पद जो है संविदा विधि की किस धारा के अंतर्गत जो है परिभाषित है? तो जो हमारा धारा 14 है उसमें जो है स्वतंत्र सहमत को परिभाषित किया गया है। और जो हमारा सहमति है उसे सहमति इसे सेक्शन 13 में परिभाषित किया गया है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जो कंसेंट है उसे जो है सेक्शन 13 में
डिफाइन किया गया है और जो हमारा फ्री कंसेंट है उसे सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है। तो आप दोनों क्वेश्चनों में कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 116 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आप लोग मेरे इस चैनल से बने रहिए, हम आप लोगों को ऐसी क्लासेस प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आप लोग उत्तराखंड पीसीएसजे का भी एग्जाम 30 अप्रैल को है, तो आप लोग घबराइए मत। हम अपने इसी चैनल पे आप लोगों के लिए जो है उत्तराखंड पीसीएसजे प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करवाएंगे। आप लोग मेरे इस चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए और अपने साथियों को भी मेरे इस चैनल की जानकारी दीजिए, उन्हें भी मेरे इस चैनल से जोड़िए ताकि वो लोग भी मेरे इस चैनल से जुड़कर जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप मेरे इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि आपको मेरी ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। एक अपकृत्य के लिए कौन सा कथन सही है? एक अपकृत्य के लिए कौन सा कथन सही है? जो सभी सिविल दोष अपकृत्य नहीं होते हैं। यह एक सिविल दोष है, यह एक संबंधी अधिकार देता है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। उपयुक्त सभी, जो अपकृत्य होता है वह एक सिविल दोष होता है और यह एक सिविल दोष अपकृत्य नहीं है, एक सर्वबंधी अधिकार देता है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 117 क्या कहता है। एक अपकृत्य दायित्व का निर्वहन भंग करना होता है जो पक्षकारों के द्वारा अधिरोपित किया जाता है, विधि के द्वारा अधिरोपित किया जाता है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या विधि द्वारा अधिरोपित होता है? जो अपकृत्य विधि का जो दायित्व होता है उसका निर्वहन भंग करने पर जो है विधि द्वारा अधिरोपित किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। किसने कहा था कि अपकृत्य विधि के अंतर्गत दायित्व तभी बनता है जबकि दोष किसी एक या अन्य नामांकित अपकृत्य के अंतर्गत आता है? तो जो हमारा ये कथन है ये सामन ने कहा था। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा ब्लर है लेकिन समझ में आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि फैसिट पर एलियम फैसिट पर सी जो सूत्र वाक्य है अपकृत्य विधि के अंतर्गत जो है किस अपकृत्य से संबंधित है? तो जो हमारा की फैसिट पर एलियम फैसिट पर सी सूत्र है वह जो है प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 120 क्या कहता है। द्वेषपूर्ण अभियोजन के आधार पर छत के लिए वाद लाने के लिए वादी द्वारा क्या सत्यापित करना जरूरी होता है? द्वेषपूर्ण अभियोजन के आधार पर छत के लिए वाद लाने के लिए वादी द्वारा क्या सत्यापित करने की जरूरत होती है? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 120 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपयुक्त सभी, वादी के द्वारा जो है इसमें जो ऑप्शन 3 दिए गए हैं वो सभी को सत्यापित करना होता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वह राइट हो जाएगा।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 121 क्या कहता है। सूत्रवाक ईबी ओबी जस ईबी रिमेडियम का मतलब होता है। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये कई बार पूछा गया है, ये 2013 में भी पूछा गया था और 2011 में भी पूछा गया था, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार भी आने के इसके चांसेस बहुत हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। जहां अधिकार है वहां उपचार है। जो ओबी जस ईबी रिमेडियम का मतलब होता है जहां अधिकार है वहां उपचार है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वह राइट हो जाएगा। विधि जो है जहां किसी व्यक्ति को अधिकार देती है वहां उसके लिए जो है रेमेडी भी उपलब्ध करवाती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्धवाद बचाव वादों के आधार पर वालेंटी नॉन फिट इंजूरिया सिद्धांत के प्रयोग के अपवाद से संबंधित है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर हिंस बनाम हार्वुड, यह जो है इस सिद्धांत से जो है संबंधित है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह राइट हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन काफी अच्छा है और महत्वपूर्ण भी है, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर कुछ ज्यादा आप लोग पूरा पढ़ के जाइएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर कुछ ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट टाइप के होते हैं, तो वो क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक रहती है, तो आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा ताकि आप लोगों का क्वेश्चन गलत ना हो। किस वाद के अंतर्गत पूर्ण दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। सिद्धांत है किस वाद में जो है प्रतिपादित किया गया था, तो जो MC मेहता बनाम भारत संघ का केस था उसी में जो है पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 124 क्या कहता है। रेस इप्सा लॉकीटर नियम है, जो रेस इप्सा लॉकीटर नियम है वह साक्ष्य विधि का नियम है, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। उपेक्षा अपकृत्य के अंतर्गत प्रतिवादी द्वारा सावधानी का मानक अपेक्षित होता है, तो एक युक्ति युक्त और कुशल व्यक्ति का, तो जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। वह प्रमुखवाद जिसमें उपेक्षा से संबंधित सिद्धांत का नियम प्रतिपादित किया गया था, जिसमें जो है उपेक्षा से प्रतिपादित किया गया था, तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। डुनोग बनाम स्टीवेंसन के केस में जो है प्रतिपादित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। जहां कोई व्यक्ति इच्छा से और बिना किसी औचित्य के किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मान से इस प्रकार संव्यवहार करता है कि वह व्यक्ति जो इस सम्मान का तुरंत प्रयोग और कब्जे का अधिकार रखता है वह इससे वंचित होता है, उसे जो कहते हैं संपरिवर्तन का अपकृत, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 128।
कठोर दायित्व का नियम लागू करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जो कठोर दायित्व का नियम है उसे लागू करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 128 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी, ये सभी चीज जो है आवश्यक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 129 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सार्वजनिक उपद्रव अपराध है, सिविल दोष नहीं। जो सार्वजनिक उपद्रव है वह एक अपराध है, वह सिविल दोष नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कहता है? वह प्रमुखवाद जिसमें छत की दूरस्थता का सिद्धांत प्रत्यक्ष जांच के आधार पर अंतिम रूप से निर्धारित किया गया है। तो हमें केस बताना है कि कौन से केस में जो है निर्धारित किया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। पॉलिमिस एंड फर्नेस विधि एंड कंपनी के बाद में जो है निर्धारित किया गया। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वन 131 विनिर्दिष्ट माल के विक्रय की संविदा में यदि संविदा के समय माल विक्रेता के ज्ञान में नहीं होकर नष्ट हो चुका हो तब क्या होता है? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 131 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविदा दोनों पक्षों के पक्षकारों के लिए जो है शून्य है। हमारा अगला क्वेश्चन 132, माल के विक्रय के करार में यह निबंधन है कि इसकी कीमत तीसरे पक्षकार द्वारा तय किए गए मूल्यांकन पर निर्धारित होगी, परंतु तीसरा पक्षकार मूल्यांकन करने में असफल हो गया तब जो है क्या होगा? अगर तीसरा पक्षकार है वह मूल्यांकन करने में असफल हो गया तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वह राइट हो जाएगा। क्रेता और विक्रेता मूल्यांकन नहीं कर सकते और संविदा शून्य हो जाएगी। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वह राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, सोहन जो एक व्यक्ति है, जो एक कपटी व्यक्ति है, ने अपने आप को सम्मानी व्यक्ति दिखाते हुए दुकानदार मोहन को चेक देकर उससे एक मूल्यवान अंगूठी खरीदी। चेक अनादरित हो गया, परंतु इस कपट का पता चलने से पहले ही सोहन ने अंगूठी रोहन के पास गिरवी रख दी। रोहन ने सद्भावना से काम किया और उसे सोहन के हक में त्रुटि में सूचना नहीं थी। निम्न में से सही स्थिति कौन सी है? जो सोहन है वह एक कपटी व्यक्ति है, वह जो है अपने आप को एक सम्मानी व्यक्ति बताकर जो है जो दुकानदार मोहन था अंगूठी खरीदता है और उसे चेक देता है, जो चेक बाद में अनादर हो जाता है। चेक जो है चेक बाउंस हो जाता है और जो है जो सोहन रहता है वह उस अंगूठी को रोहन के पास गिरवी रख देता है। तो जो हमारा सोहन है वह जो है त्रुटि की सूचना नहीं देती है।
तो इसमें कौन सा जो कथन है वह राइट हो जाएगा? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वह राइट हो जाएगा। रोहन का अंगूठी पर हक मोहन एवं सोहन से अधिक बेहतर है, इसीलिए वह अंगूठी को प्रतिस्थापित करेगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 134 क्या कहता है। एक खिलौने बेचने वाला ने अपनी दुकान की खिड़की में कुछ प्लास्टिक के गुलेल जैसे खिलौने सजा के रखे थे। डी, जो एक 6 वर्षीय बच्चा है, खिलौने की ओर आकर्षित हुआ और दुकान के मालिक से वार्ता करने के बाद उसने प्लास्टिक का एक गुलेल जैसा जो खिलौना था उसे खरीद लिया। जब बच्चा इसे चला रहा था तो यह प्लास्टिक का जो गुलेल नुमा खिलौना था टूट गया और जो बच्चा था उसकी बाईं आंख में घुस गया, जिससे आंख निकालनी पड़ी। विक्रेता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का केस दर्ज हुआ। जो विक्रेता था उसके विरुद्ध जो है क्षतिपूर्ति का वाद दर्ज किया गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सही है? निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सही है? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह राइट हो जाएगा। यह वर्णन द्वारा विक्रय था, इसीलिए विक्रेता क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि खिलौने वाणिज्यिक क्वालिटी का नहीं था। जो खिलौना था वह अच्छी क्वालिटी का नहीं था, इसके लिए जो विक्रेता है वह क्षतिपूर्ति देने के लिए दायी होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 135 क्या कहता है। ए ने बी को उधार पर माल बेचा और माल का परिधान क्रेता के पोत परिवहन प्रतिनिधि को कर दिया, जिसने माल पोत पर लदवा दिया। बाद में माल की पुनः गांठें बनाने के लिए माल विक्रेता को वापस कर दिया गया। माल अभी विक्रेता के कब्जे में ही था कि क्रेता दिवालिया हो गया। विक्रेता को मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था, इसीलिए उसने जो विक्रेता था वह जो है माल वापस करने के लिए मना कर दिया। निम्न विकल्पों का परीक्षण कर सही उत्तर दीजिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 135 है उसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह राइट हो जाएगा। यद्यपि विक्रेता दिवालिया हो गया है, लेकिन विक्रेता का भी माल पर जो धारणाधिकार समाप्त हो गया है और माल का स्वामी क्रेता है। विक्रेता का जो अधिकार है, धारणाधिकार का जो अधिकार है वह समाप्त हो गया है और जो माल का जो असली स्वामी होगा वह क्रेता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। परक्राम्य लिखत में परक्राम्यता का विशिष्ट तत्व पक्षकार का अपने आचरण द्वारा न कि दूसरे के आचरण द्वारा संपत्ति का अर्जन है। जैसा कि यदि तुम संपत्ति सद्भाव पूर्वक तथा मूल्य के लिए लेते हो तो कोई व्यक्ति तुम्हें इससे वंचित नहीं कर सकता। इस प्रतिपादन की प्रामाणिकता निम्न में से किसमें है? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 136 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
राफल बनाम बैंक ऑफ इंग्लैंड। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। विधि की अपेक्षा है कि वह परक्राम्य लिखत का प्रत्येक पक्षकार संविदा की विधि के अनुसार संविदा करने में असमर्थ हो। जब कोई अवयस्क लिखत का लेखीवाल या रचयिता या पृष्ठांकन करने वाले के रूप में पक्षकार होता है तो निम्न में से कौन सा सही होगा? जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। लिखत पर अवयस्क उत्तरदायी नहीं है, परंतु यह अन्य सभी पक्षकारों पर बंधनकारी है। हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 138। जब किसी लिखत के पृष्ठांकन की अपेक्षा है और इसे पृष्ठांकित कर दिया गया है, तब इस पर दायित्व निर्मित करने का नियम निम्न में से कौन सा है? तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। प्रत्येक पृष्ठांकन करने वाला अपने बाद के सभी पक्षकारों के प्रति दायित्वाधीन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन 139। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? हमें जो राइट विकल्प नहीं है उसे चुनना है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वह राइट हो जाएगा। पत्र को शुभकृति के लिए उपस्थित करने में लेखीवाल एवं ऊपरवाल दोनों का सामूहिक हित है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वह राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 140। जब चेक का धारक बैंक से यह सूचना प्राप्त करता है कि चेक अनादरित हो गया है, चेक बाउंस हो गया है, तो उसे चेक के लेखीवाल को पैसे के भुगतान के लिए लिखित में सूचना देकर मांग करनी चाहिए। तो जो उसे मांग करनी चाहिए वह 30 दिन के भीतर करनी चाहिए, 30 दिन के अंदर कर लेनी चाहिए। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। आप सभी को मेरे इस चैनल पर जो है विवेक सर के द्वारा जीके जीएस बीएड एंट्रेंस एग्जाम और उसके साथ ही रीजनिंग और मैथ की क्लासेस भी कंडक्ट करवाई जाएंगी और रीजनिंग की क्लासेस विवेक सर के द्वारा ली जा रही है। अगर आप सभी के मित्र साथी जो भी हो, रिलेटिव, अगर वो किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं वनडे एग्जाम की, तो उन लोगों को मेरे इस चैनल को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे इस चैनल से जुड़ सके और विवेक सर की क्लासेस को अटेंड कर सके और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सके। और उन्हें बताइए कि विवेक सर के द्वारा जीके जीएस और रीजनिंग और मैथ की क्लासेस भी कंडक्ट करवाई जा रही है। और आपकी जानकारी में अगर लॉ का कोई स्टूडेंट है जो लॉ की प्रिपरेशन कर रहा है, जो पीसीएसजे की प्रिपरेशन कर रहा है, उसे भी इस चैनल के बारे में जानकारी दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे इस चैनल से जुड़ कर सके। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। एक लघु कंपनी वह है जिसका व्यापारावर्त उसके अंतिमगत लाभान्य लेखे के अनुसार से अधिक ना हो पर ऐसी जो उच्च राशि हो वह विहित की गई लेकिन इससे अधिक ना हो। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर
सी है वह राइट हो जाएगा। 2 करोड़ हो लेकिन 20 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन 142, निष्क्रिय कंपनी का अर्थ वह कंपनी है जो कोई व्यापार नहीं कर रही है या जिसने अपना वित्तीय विवरण या वार्षिक विवरण दाखिल नहीं किया है पिछले कितने वर्षों से। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 142 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए, पिछले 2 वित्तीय वर्षों से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान किया गया है कि सूचीकृत कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति आज्ञा सूचक है वह ऐसे स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 143 है उसका जो ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। इसी उद्देश्य के लिए अनुरक्षित डाटा बैंक से, इसी उद्देश्य से जो है अनुरक्षित डाटा बैंक से, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन 144, कंपनी के सामाजिक दायित्व की आज्ञा सूचक कर्मठता का प्रावधान करके कंपनी अधिनियम 2013 ने असाधारण कार्य किया है। आज्ञा सूचक CSR नियमों को मानने के लिए कंपनी का दायित्व तभी है जब कंपनी का जो व्यापारावर्त है वह 1000 करोड़ या इससे अधिक भारतीय राष्ट्रीय रुपया हो। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वह राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 145, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण में न्यायिक एवं तकनीकी सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो जो वर्तमान में हो या रहा हो होता है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। तो अधिकतम जो है सदस्यों की जो संख्या होती है वह 11 होती है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वह राइट हो जाएगा, 11 होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, ए, बी और सी इच्छाधीन भागीदारी के लिए करार करते हैं। भागीदारी विलेख में निम्न प्रावधानों को रखे गए हैं। निम्न प्रावधानों का विश्लेषण कर बताइए कि विलेख का कौन सा प्रावधान इच्छाधीन भागीदारी से असंगत है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वह राइट हो जाएगा। यदि कोई भागीदार भागीदारी से निवृत्त होना चाहे तो निवृत्ति से पहले नियत अवधि की सूचना देनी होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन 147, विवक्षित अधिकार से प्रत्येक भागीदार अन्य भागीदारों को अपने कार्यों से सभी मामलों में जो भागीदारों के उद्देश्यों एवं परिधि में आते हैं बांधता है। एक सामान्य व्यापारिक प्रकृति की भागीदारी में निम्न में से कौन सा कार्य भागीदारों के विवक्षित अधिकार में नहीं आता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 147 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि प्रत्येक भागीदार भागीदारी व्यापार के लिए
नौकर नियुक्त कर सकेगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 148। यदि कोई व्यक्ति अपने पर लागू विधि के अधीन अवयस्क है, भागीदारी के लाभ में प्रवेशित हो जाता है, तो यह दावा किया जाता है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 148 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। वह अवयस्क होने के बाद, वह जो है वयस्क होने के बाद भी कुछ समय तक अवयस्कता का लाभ ले सकता है। वह वयस्क हो जाएगा, जब वह मेजर हो जाएगा तब भी माइनर का जो लाभ होगा वह ले सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 149। जब कोई भागीदार दिवालिया हो जाता है तो फर्म में भागीदार के रूप में उसका अंत हो जाता है। जो ऑप्शन नंबर डी है वह राइट हो जाएगा। उस तारीख को होता है जब वह न्याय निर्णय का आदेश होता है। उस तारीख को होता है जब न्याय निर्णय का आदेश या ऑर्डर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन 150 ए, बी एवं सी भागीदारी के लिए एक करार करते हैं। ए और बी और सी भागीदारी के लिए एक करार करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसमें सी सुप्त भागीदार रहता है या पाया जाता है कि सी का बी की पत्नी से व्यभिचारी संबंध है। कार्यवाही कौन सी दिशा सही होगी? कार्यवाही की कौन सी दिशा सही होगी? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 150 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ए फर्म की समाप्ति का विरोध करता है कि यह विघटन के लिए उचित आधार नहीं है और सलाह देता है कि व्यापार को नए सिरे से जारी रखा जाए। अगर आप सभी लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि मेरी ये क्लासेस आप लोगों को कैसी लग रही हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, अपने साथियों को, अपने रिलेटिव को मेरे इस चैनल से जुड़ें ताकि सभी लोग मेरे इस चैनल से जुड़ सके और ऐसी क्लासेस को वो लोग भी प्राप्त कर सके। और इसी जैसा कि हमने पहले भी बताया, इसी चैनल पर विवेक सर के द्वारा जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ की क्लास जो है कंडक्ट करवाई जाती है। तो आप सभी लोग इस चैनल से जुड़कर लॉ प्लस जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ की क्लासेस भी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम आप लोगों को उत्तराखंड पीसीएसजे में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाएंगे। आप लोग मेरे इस चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए ताकि हम आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करवाते रहें। आप अपना प्रेम और स्नेह हम पर ऐसे बनाए रहिए। चलिए, आप सभी को मेरा धन्यवाद और प्यार भरा नमस्कार।